है वो यहां पे, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर की ये है तो सेकंड ईयर की ऐसे बनेगी और थर्ड ईयर की ऐसे बनेगी। जो सबसे नई होगी वो कहां होगी, सबसे बाहर की तरफ, ये न्यूएस्ट लेयर होगी इसकी सेकेंडरी फ्लोएम की। जबकि मैं इधर बात करूं तो ये सेकेंडरी जाइलम, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का और ये, ठीक है, सॉरी इसका उल्टा जस्ट, मतलब ये सबसे पुराना, ये उससे, और सबसे नया इधर, तो इधर क्या होगी, सबसे न्यूएस्ट लेयर। तो ये देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी जाइलम का निर्माण हो रहा है वो लगातार किधर हो रहा है, केंद्र की तरफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो रहा है वो कहां हो रहा है, केंद्र से दूर परिधि की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनती है, ये आपके सेकेंडरी फ्लोएम आपके परिधि की तरफ बनेगा और सेकेंडरी जाइलम कहां बनेगा, अंदर की तरफ। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में ज्यादा होता है। मतलब सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम क्या बनता है, आपके ज्यादा बनता है। तो मतलब कि अगर हम केंद्र की तरफ बात करें तो केंद्र की तरफ अपने को सेकेंडरी जाइलम क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ क्या होता है, आपका कम अपने को मिलता है। क्लियर सी बात, ठीक है। सिंपल सी चीज थी कि दोनों कैम्बियम के मिलने से कंप्लीट कैम्बियम बनी थी जिसको हमने वेस्कुलर कैम्बियम कहा था, ठीक है। इस वेस्कुलर कैम्बियम में क्या होता है, डिवीजन होता है क्योंकि विभ्रजोत है और इसके डिवीजन के फलस्वरूप दो लेयर का निर्माण होता है। एक लेयर जो वेस्कुलर कैम्बियम के बिल्कुल बाहर उपस्थित होती है उसको सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं, और एक लेयर जो सेकेंडरी जाइलम के वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम। अब यहां पे स्थिति देख लो, यहां पे सेकेंडरी फ्लोएम, तो सबसे बाहर की तरफ अगर हम फ्लोएम की बात करें तो कौन सा मिलेगा आपको, प्राइमरी फ्लोएम, और सबसे अंदर की तरफ क्या मिलेगा अपने को, प्राइमरी जाइलम, और सबसे अंदर की तरफ क्या होगा आपका, मेडुला था, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है आपके यहां पर इस स्टील के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण होता है और इसमें लगातार जब विभाजन होता है तो पादप अंग की मोटाई के अंदर क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। अब मैं बात करूं आगे इस संवहनीय धामी, जब हमने वेस्कुलर कैम्बियम की बात की तो इस वेस्कुलर कैम्बियम में दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। इस वेस्कुलर कैम्बियम में दो टाइप्स की सेल्स आपके उपस्थित होती हैं। एक सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और एक बात करते हैं हम रे इनिशियल्स की। दो तरह की सेल्स की हम बात करते हैं। जो इस फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं ये आपके नुकीले सिरों वाली होती है और इन सेल्स का काम होता है कि ये लगातार आपके सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती रहती है, ठीक है। तो फ्यूजिफॉर्म क्योंकि आपको लगातार क्या बनाना है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना है, तो सेकेंडरी जाइलम में सेकेंडरी फ्लोएम बनाने का काम कौन करती है, आपके फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स करती है, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म आरंभिकाएं आपकी करती हैं और दूसरी होती रश्मि आरंभिकाएं। इन रश्मि आरंभिकाओं का काम क्या है, इसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। मतलब ये भोजन को आपके बीच में से, सेंटर की बात कर रहे हैं हम जाइलम की, तो ये भोजन व जल को परिधि की तरफ पहुंचाने का काम करती है। मतलब भोजन व जल का और ये संवहन का काम कौन करती है, आपकी रे इनिशियल करती है। तो क्लियर कि वेस्कुलर कैम्बियम में दो टाइप्स की सेल्स थी, एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जिसका काम क्या था, लगातार सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करना, और दूसरी से रे इनिशियल, और रे इनिशियल्स का काम क्या था, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। एक बार पुनः मैं आपको उस डायग्राम की तरफ लेके चलता हूं जहां हमने बात की थी
मैंने यहां पे बात की थी कि यहां पर क्या क्षेत्र था आपका, मेडुलरी, क्या था, मेडुला क्षेत्र। और इस मेडुला क्षेत्र से क्या निकली थी आपकी, ये मेडुलरी रेज निकली थी, ठीक है। और इन मेडुलरी रेज से आगे की तरफ पुनः विभाजित होकर ये किसका निर्माण करती है, ये निर्माण करती है आपके सेकेंडरी मेडुलरी रेज का। अब ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज अगर सेकेंडरी जाइलम में उपस्थित है, अगर ये सेकेंडरी जाइलम में उपस्थित है तो इनको हम क्या नाम देते हैं, और अगर ये सेकेंडरी फ्लोयम में उपस्थित है तो इनको हम क्या नाम देते हैं। अगर ये सेकेंडरी जाइलम में उपस्थित है तो इनको हम कहते हैं वुड रेज, काष्ठीय किरणें हम इनको कहते हैं। और अगर ये सेकेंडरी फ्लोयम के अंदर उपस्थित होती है तो इनको हम नाम देते हैं बास्ट रेज। ये ऐसी बात थी। मेडुला में जो सेल्स थी वे निर्विभेदित हुई थी, प्राथमिक मेडुलरी किरणें का निर्माण की थी, और इन प्राथमिक मेडुलरी किरणों से किसका निर्माण हुआ था, सेकेंडरी मेडुलरी किरणों का। और इन सेकेंडरी मेडुलरी किरणें मिलती कहां पे, अगर ये सेकेंडरी जाइलम में मिलती है तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलरी रेज, या उनको हम कहते हैं वुड रेज। और अगर ये सेकेंडरी मेडुलर सेकेंडरी फ्लोयम में मिलती है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोयम मेडुलरी रेज, या उसको हम कहते हैं बास्ट रेज, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस कहां संपन्न हो रही है, आपके स्टील के अंदर वाले भाग में संपन्न हो रही है। इस कारण इसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ में और भी कुछ संरचनाएं हैं जो इससे संबंधित होती हैं। वो संरचनाएं कौन सी है, एक बार उनके बारे में हम बात कर लें। यहां तक ये क्लियर कंसेप्ट था, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। अगर आप इनको पॉइंट टू पॉइंट देखोगे तो बिल्कुल इजीएस्ट मेथड है सेकेंडरी ग्रोथ। सबसे पहले हम बात करें कि क्या क्या वहां पर बन रहा है, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन। ये सेकेंडरी ग्रोथ से संबंधित स्ट्रक्चर है। जब भी किसी आप डाइकोट किसी प्लांट्स का आप स्टेम की काट देखते हो तो उसकी काट में आपको क्या दिखाई देती, रिंग वलयी संरचनाएं दिखाई देती। ये वलयी संरचनाएं बनती कैसे है, हम इसकी बात करें कि एनुअल रिंग्स बनती कैसे है। तो हम बात करें, एक बात करें हम बसंत ऋतु की, और एक बात करें हम शरद या ग्रीष्म ऋतु की। सिंपल सी सोचने का, एक बार सोच के देखो कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, मतलब कि जब पतझड़ समाप्त हो जाता है और पतझड़ समाप्त होने के बाद में पादप में नई नई पत्तियां लगती है, तो नई नई पत्तियां लगती है उस समय फोटोसिंथेसिस ज्यादा मात्रा में होगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा मात्रा में होगा मतलब उसको ज्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, और ज्यादा भोजन की आवश्यकता होगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो उसको ज्यादा जल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बसंत ऋतु में जो हम बात करें कि एधा की बात कर रहे हैं, जो हमने वेस्कुलर कैम्बियम की बात की, वेस्कुलर कैम्बियम, तो जो ये वेस्कुलर कैम्बियम है उसकी सक्रियता वर्ष भर समान नहीं रहती। मतलब ये वेस्कुलर कैम्बियम है वो साल भर समान रूप से विभाजित नहीं होती, समान रूप से सक्रिय नहीं होती। इसके ऊपर इन ऋतुओं का भी फर्क पड़ता है कि जब हम बात करते हैं बसंत ऋतु की, तो बसंत ऋतु में ये एधा क्या हो जाती है, ये हाईली एक्टिव हो जाती है, हाईली सक्रिय हो जाती है, हाईली क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, ठीक है। और सक्रिय होने से अगर इस कास्ट में इस दौरान जो कास्ट बनती है अधिक सक्रिय से मतलब है कि इस कास्ट को ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, और जल का संवहन करने का काम कौन करता है, जाइलम, और जाइलम में कौन, आपकी वेसल्स, वाहिकाएं। मतलब ये वाहिकाएं कैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो क्लियर सी बात, बसंत ऋतु में एधा हाइपर एक्टिव हो जाती है, ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो ऐसी कास्ट में जो वेसल्स होती है, वाहिकाएं होती है, वो क्या हो जाती है, ज्यादा मात्रा में, और ज्यादा क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ताकि जल का ज्यादा संवहन हो सके,
ठीक है, तो इस दौरान जो बनने वाली कास्ट होती है, वुड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बसंत कास्ट कहते हैं, या उसको हम कहते हैं अग्र दारू हम इसको कहते हैं। ठीक है, या इसको हम कहते हैं स्प्रिंगवुड, स्प्रिंगवुड, या इसको हम कहते हैं अर्ली वुड। ठीक है, क्लियर सी बात थी कि बसंत ऋतु में इस एदा की सक्रियता कम हो जाती है, और इस एदा की सक्रियता बसंत ऋतु में इस एदा की सक्रियता क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा होने से इसकी कास्ट में जो वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पानी का संवहन क्या हो? ज्यादा हो। और ऐसी बनने वाली कास्ट को हम क्या कहते हैं? बसंत कास्ट कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? अग्रदारू हम इसको कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें शरद ऋतु के अंदर या ग्रीष्म ऋतु के अंदर बात करें, तो इस एदा की सक्रियता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि अब पादप को ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता नहीं होती। तो जो कास्ट के अंदर वेसल्स होती हैं, वो वेसल्स क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। वेसल्स जो है वो क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। और इस वेसल्स की जगह अब ज्यादा निर्माण किसका होता है? ज्यादा निर्माण होने लग जाता है, आपके ट्रैकिड्स का निर्माण होने लग जाता है, फाइबर्स का निर्माण होने लग जाता है। इनका निर्माण क्या हो जाता है? ज्यादा मात्रा में होने लग जाता है। ठीक है, और इस दौरान जो बनने वाली वुड है, उस वुड को हम क्या कहते हैं? शरद कास्ट। ठीक है, या उसको हम कह देते हैं पश्च दारू, या इसको हम कह दें ऑटम वुड और प्लेट। क्लियर सी बात। हम बात करें एदा की सक्रियता, और एदा की सक्रियता ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। वर्ष भर एदा की सक्रियता समान नहीं रहती। वर्ष में एक मौसम ऐसा आता है जब पादप को ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करना होता है, और वो ऋतु कौन सी होती है? बसंत ऋतु। और उस दारू कास्ट के अंदर वेसल्स क्या हो जाती है? ज्यादा मात्रा में बनती है, और वेसल्स कैसी हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस दौरान जो बनने वाली कास्ट उसको हम कहते हैं बसंत कास्ट, या जो पहले बनी है तो उसको हम क्या करें? अग्रदारू कह रहे हैं, इसको हम स्प्रिंगवुड या अर्ली वुड भी कहते हैं। और जैसे शरद या ग्रीष्म ऋतु आती है तो इस एदा की सक्रियता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से कास्ट के अंदर वेसल्स बनना कम हो जाती है, और वेसल्स की जगह ट्रैकिड्स और फाइबर्स बनना क्या हो जाता है? ज्यादा बनते हैं। और इस कास्ट को हम शरद कास्ट अथवा पश्च दारू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वर्ष के अंदर ये दो प्रकार की कास्ट आपके निर्मित होती है। एक निर्मित होती है बसंत ऋतु में, और एक निर्मित होती है आपके शरद ऋतु के अंदर। मतलब कि इस तरह के अंदर एक वलय दिखाई देगी बसंत ऋतु में, और एक दिखाई देगी आपके शरद ऋतु के अंदर। और इन दोनों वलियों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? एनुअल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल रिंग कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? वार्षिक वलय हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर सी बात है, वार्षिक वलय हम इसको कह रहे हैं। और अगर इस वार्षिक वलयों की गणना के आधार पर हम पादप की आयु का भी पता कर सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगर हिंदी में बात कहें तो वृक्ष कालानुक्रमण हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात थी। बसंत कास्ट, तो बसंत कास्ट में जो बन रही है, तो बसंत कास्ट में जो कास्ट बनेगी वो क्या होगी? हल्के रंग की बनेगी, क्योंकि वाहिकाएं चौड़ी चौड़ी हैं। यहाँ पे हम बात करें शरद कास्ट में वाहिकाएं कम है, बाकी चीजें ज्यादा है, तो इसके दौरान जो कास्ट बनने वाली है वो थोड़ी क्या होगी? गहरे रंग की होगी। और इन दोनों कास्टों को मिला के ये एक अलग वाला है, ये बसंत के दौरान बन रही है, ये शरद के, मतलब साल में 2 बार बन रही है। तो इन दोनों को मिला के क्या कह रहे हैं? एक वार्षिक वलय कह रहे हैं। तो एक वार्षिक वलय के आधार पर हम पादप की आयु की गणना कर सकते हैं। ठीक है, जितनी वार्षिक वलय होगी उतनी ही उस पादप की क्या हो जाएगी? आयु हो जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं? वृक्ष कालानुक्रमण हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि शीतोष्ण प्रदेशों में जो पादप पाए जाते हैं, शीतोष्ण प्रदेश का मतलब कि जहां पे मौसम में पर्याप्त अंतर होता है, ऋतुओं में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, वहां पर वार्षिक वलय क्या होती है? स्पष्ट बनती है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर ऋतुओं में परिवर्तन स्पष्ट होता है, वहां पे भी वार्षिक वलय स्पष्ट बनेगी। लेकिन ऐसे स्थान जहां पर इन ऋतुओं में परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता, वहां पर वार्षिक वलय स्पष्ट नहीं बनते। जैसे हम बात करें आपके अकेशिया नाइलोटिका की बात करें,
या हम बात करें आपके अकेशिया नाइलोटिका की बात करें, तो अकेशिया नाइलोटिका में आपके बिल्कुल स्पष्ट क्या बनती है, उसके अंदर आपके वार्षिक वलय आपको दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में ये हमने बात कर ली एनुअल रिंग्स के फॉर्मेशन की। एनुअल रिंग्स के बाद में हम बात करते हैं एनुअल रिंग्स के बाद में हम बात करते हैं आपके पोरस एंड नॉन पोरस वुड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोरस एंड नॉन पोरस वुड, मतलब रंध्री, सैरंध्री और एरंध्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि द्विबीजपत्री पादपों में, डाइकोट प्लांट्स में, डाइकोट प्लांट्स में, तो डाइकोट प्लांट्स में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या बनती है, कास्ट बनती है। इस कास्ट में क्या होती है, वेसल्स पाई जाती है। क्या मिलती है, वेसल्स। और ये वेसल्स कैसी होती है, चौड़ी होती है, क्योंकि इससे पानी का संवहन होता है। तो अगर ऐसी कास्ट का हम अगर इसको काट कर देखें तो ऐसी कास्ट हमें कैसी दिखाई देगी, छिद्र युक्त दिखाई देगी। तो ऐसी कास्ट को हम क्या कहते हैं, पोरस कास्ट हम उसको कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में भी क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन इसके अंदर वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट। तो जब इसके अनुप्रस्थ काटेंगे तो इसके अंदर अपने को छिद्र दिखाई नहीं देते। तो जब छिद्र नहीं दिखाई देते तो ऐसी कास्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन पोरस वुड हम कहते हैं। तो अगर डाइकोट प्लांट की बात करें तो उसके अंदर मिलने वाली कास्ट कैसी होती है, पोरस होती है। और अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसके अंदर जो मिलने वाली कास्ट है वो कैसी होती है, आपकी नॉन पोरस होती है। ये दो इंपॉर्टेंट सेकेंडरी ग्रोथ से संबंधित स्ट्रक्चर थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके हार्टवुड एंड, एक हम बात करते हैं आपके हार्टवुड और एक बात करते हैं हम आपके सैपवुड। तीसरी स्ट्रक्चर संबंधित आपके सेकेंडरी ग्रोथ से, हार्टवुड और सैपवुड। इसको हमने देखा सेकेंडरी ग्रोथ में क्या हुआ था। सेकेंडरी ग्रोथ में जैसे जैसे वेस्कुलर कैम्बियम में विभाजन हुआ था, तो विभाजन होने की तरफ बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हुआ था, और अंदर की तरफ किसका निर्माण हुआ था, आपके सेकेंडरी जाइलम का निर्माण हो रहा था। और हमने बात की थी कि सेकेंडरी जाइलम है वो सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में तो हमने बात की थी कि जैसे ही वेस्कुलर कैम्बियम में विभाजन हुआ था, बात की थी कि वेस्कुलर कैम्बियम में जैसे ही डिवीजन हुआ था तो डिवीजन के उपरांत बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हुआ था और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण हुआ था। और सेकेंडरी जाइलम की मात्रा सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बनता है तो जो पुराना जो जाइलम है जो अंदर की तरफ उपस्थित होता है वो केंद्र की तरफ खिसकता जाता है। ठीक है, और केंद्र की तरफ खिसकते जाते हुए जो प्राथमिक फ्लोएम है, प्राथमिक जाइलम और आपका मेडुला जो सबसे अंदर की तरफ था, प्राथमिक जाइलम और आपका मेडुला, और कौन सी थी आपकी जो सेकेंडरी जाइलम की पुरानी वाली परतें, वो अंदर की तरफ खिसकती हुई दबकर क्या होने लग जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। क्लियर कि वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ हम बात कर रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन रहा है, और इस सेकेंडरी जाइलम के ज्यादा बनने के दौरान जो अंदर की तरफ आपके प्राथमिक जाइलम है और मेडुला का जो क्षेत्र है, उस मेडुला और प्राथमिक जाइलम की परतें वो अंदर की तरफ दबकर क्या होने लग जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये नष्ट होने से पहले अपने भीतर कुछ टेनिन्स का, कुछ रंजकों का, कुछ गोंद का, कुछ एल्केलॉइड्स का क्या कर लेती है, स्टोरेज कर लेती है। इस कारण क्या होता है कि जो अंदर वाली कास्ट होती है, जो सेंटर में होती है, उस सेंटर वाली कास्ट का रंग कैसा हो जाता है, गहरा हो जाता है, और इस गहरे रंग के बाहर जो परिधीय क्षेत्र होता है उसका रंग कैसा होता है, आपके थोड़ा हल्का होता है। ये बात कह रहा हूं।
कि जो बिल्कुल सेंटर में है, ये सेंटर में है, ठीक है। और इस सेंटर के चारों तरफ जो लेयर है उस लेयर का रंग क्या है, हल्का है, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा है, इसको मैंने कहा है हार्टवुड, अंतःकाष्ठ, और इसको मैंने कहा है सैपवुड। क्यों बनी है ये? लगातार सेकेंडरी जाइलमों के बनने से जो केंद्र की तरफ उपस्थित प्राइमरी जाइलम है और जो मेडुला और पित्त है वो लगातार दबते रहते हैं, और दब के क्या होने लग जाते हैं, वो नष्ट होने लग जाते हैं। और जब ये नष्ट होना शुरू होते हैं तो नष्ट होने से पहले ये अपने भीतर टेनिन्स, कुछ डाइज, कुछ गोंद, कुछ एल्केलॉइड्स, इनका क्या करने लगते हैं, स्टोरेज करने लगते हैं। तो इनके स्टोरेज से जो इनके बीच का रंग है वो कैसा हो जाता है, गहरा हो जाता है, और इसके बाहर जो परिधीय रंग है वो कैसा होता है, थोड़ा हल्के रंग का होता है। तो इस अंदर वाली कास्ट को हम क्या कहते हैं, हार्टवुड कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सैपवुड कहते हैं। एक चीज तो ये हो गई हार्टवुड और सैपवुड, ठीक है। दूसरी चीज मैं बात करूं कि जब इसने टैनिन, गोंद, रंजक के ग्रहण किए हैं तो इनके ग्रहण करने से क्या हो गई है, ये रेजिस्टेंट हो गई है किसके खिलाफ, पेस्ट के खिलाफ। और इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो गई है, ड्यूरेबिलिटी क्या होगी इसकी, मोर, ज्यादा हो गई है। इस कारण हम इसको ड्यूरामेन भी कहते हैं, या हम इसको एल्बुर्नम भी कहते हैं। क्लियर सी चीज? तो हमने दो तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक हार्टवुड और एक सैपवुड। अब अगर मैं बात करूं कि कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब ये सेकेंडरी जाइलम खूब मात्रा में बनता है तो अंदर की तरफ ये प्राइमरी जाइलम और जो आपका मेडुला है, पित्त है, वो क्या हो जाता है, दबकर नष्ट होना शुरू होता है। तो कुछ मात्रा के अंदर जो सेल्स हैं वो वाहिकाओं के अंदर, वाहिका गुहा के अंदर से आकर और इस वाहिका में गुब्बारे नुमान संरचना के अंदर फूल जाती है। ये गुब्बारे नुमान संरचना के अंदर ये फूल जाती है। लगातार जब सेकेंडरी जाइलम बनता है तो इस सेकेंडरी जाइलम के लगातार बनने से केंद्र की तरफ दबाव उत्पन्न होता है, और इस दबाव के फलस्वरूप कुछ कोशिकाएं हैं इस वाहिका की गुहा से प्रवेश करके इस वाहिका के अंदर गुब्बारे नुमा अतिवृद्धि के रूप में फूल जाती है। और इस अतिवृद्धि को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं टाइलोसस, या इसको हम कहते हैं जाइलम प्लग के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये टाइलोसस व जाइलम प्लग है वो हमेशा किसके अंदर मिलता है, ये हमेशा पाया जाता है हार्टवुड के अंदर पाया जाता है। तो इस टाइलोसस और जाइलरी प्लग के बनने से एक फायदा ये हुआ है कि अब जो है इसके अंदर किसी भी पैथोजेंस की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। कोई भी पैथोजन इस वाहिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जब प्रवेश नहीं कर पाएगा तो ऐसी कास्ट की ड्यूरेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस कारण इसको क्या कहते हैं, हम ड्यूरामेन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई। अब ये जो अंतःकाष्ठ है, ये अंतःकाष्ठ से जल का संवहन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या मिल गई, ये गुब्बारे नुमा संरचना कि अतिवृद्धियों के होने से अब इसके अंदर जो वाटर का कंडक्शन था वो वाटर का कंडक्शन नहीं होगा। और वाटर का कंडक्शन इसलिए होगा तो तभी वेस्कुलर टिश्यू इसके चारों तरफ एक नई परत का निर्माण करती है, और इस नई परत को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैपवुड। और इस सैपवुड से क्या होता है, जल का संवहन होता है। तो कई पादप आपने देखे होंगे, कई पुराने वृक्ष आपने देखे होंगे, उन पुराने वृक्ष का जो केंद्रीय भाग होता है वो केंद्रीय भाग क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। जो बीच का भाग होता है उसके तने का वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बावजूद भी वो पादप क्या होते हैं, जीवित बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाला भाग था वो तो जल का संवहन कर ही नहीं रहा। जल का संवहन कौन करता है, परिधीय भाग, जो इस अंतःकाष्ठ के बाहर की तरफ मौजूद है, जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने कहा रस काष्ठ कहा है, ठीक है। और ग्रेजुअली मैं बात कर रहा हूं, ग्रेजुअली जो ये सैपवुड है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती रहती है, हार्टवुड के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। ये सैपवुड ग्रेजुअली
किसमें कन्वर्ट होती रहती है, इस हर्ट वुड के अंदर कन्वर्ट होने लगती है। तो ये संरचनाएं संबंधित थी आपके सेकेंडरी ग्रोथ से संबंधित थी आपके। तो ये हमने बात की आपके इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ की हमने बात की, ठीक है। और इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में हम बात कर रहे हैं आपके एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम बात करें आपके, ये हमने बात की थी इंट्रास्टेलर, और अब हम बात करें एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। स्टील के बाहर की तरफ जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। वापस हम चलते हैं अपनी सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ, कि जब लगातार वेस्कुलर कैम्बियम में विभाजन हो रहा था तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम ज्यादा मात्रा में बन रहा था और बाहर की तरफ क्या बन रहा था, सेकेंडरी फ्लोएम। तो इस सेकेंडरी फ्लोएम के लगातार बनते रहने के कारण ये लगातार बाहर की तरफ क्या डालता है, दाब डालता है, ठीक है। परिधि की तरफ क्या डालता है, दबाव उत्पन्न करता है। और परिधि की तरफ जब ये दबाव उत्पन्न करता है तो परिधि की तरफ क्या होती है आपकी प्राथमिक फ्लोएम, और प्राथमिक फ्लोएम के जस्ट बाहर क्या होती है आपकी एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या हो जाती है, फट जाती है। एपिडर्मिस क्या हो जाती है आपके, फट जाती है। अब इस फटी हुई एपिडर्मिस से कोई भी पैथोजन से कोई भी पेस्ट है इस पादप के अंदर प्रवेश कर सकता है, ठीक है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि जो कोर्टेक्स की सबसे बाहरी परत होती है, किसकी, कोर्टेक्स की सबसे बाहरी परत या एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो परत उपस्थित होती है वो विभ्जिज्योत की हो जाती है। उसमें उपस्थित, मैं क्या कह रहा हूं, आउटर कोर्टिकल लेयर, और मैं इसको ये भी कह सकता हूं या इनर एपिडर्मल लेयर। ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है मेरिस्टेमेटिक, विभ्जिज्योत की हो जाती है। और विभ्जिज्योत की होकर ये किसका निर्माण करती है, ये निर्माण करती है आपके कॉर्क कैम्बियम का। और इस कॉर्क कैम्बियम को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं फेलोजन के नाम से भी जानते हैं। तो एक नई अधा का निर्माण हुआ है, और इस अधा का निर्माण किससे हुआ है, आउटर कोर्टिकल लेयर या इनर एपिडर्मल लेयर के मेरिस्टेमेटिक हो जाने के कारण इसका निर्माण होता है। अब इस कोर कैम्बियम में वापस क्या होता है, इस कोर कैम्बियम में होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसकी हम बात कर चुके हैं। और इस पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होगा, इस कोर कैम्बियम के एक तो आउटर साइड में और एक इनर साइड में, तो इसके आउटर साइड में एक लेयर का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं कोर्क। क्या कहते हैं, कोर, या उसको हम कहते हैं फेलम, ठीक है। और इस कोर कैम्बियम के जस्ट अंदर की तरफ एक लेयर का निर्माण होता है, और उस लेयर को हम जानते हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स, या उसको हम कहते हैं फेलोडर, ठीक है। अगर मैं सम्मिलित रूप से कहूं कि फेलोजन प्लस फेलम प्लस फेलोडर, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, पेरिडर्म। पेरिडर्म इसको परित्वक हम इसको कहते हैं, परित्वक हिंदी के अंदर क्लियर सी बात है। जब लगातार सेकेंडरी फ्लोएम बना तो सेकेंडरी फ्लोएम के लगातार बनते रहने से बाहर की तरफ कोशिकाओं में दबाव उत्पन्न होता है, और जो प्राइमरी फ्लोएम है और जो कोर्टेक्स की लेयर है वो बाहर की तरफ दबकर नष्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो सबसे बाहर की लेयर थी एपिडर्मिस, वो क्या हो जाती है, जगह जगह से फट जाती है। अब इस फटी हुई एपिडर्मिस से कोई भी पेस्ट या पैथोजन पादप शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, तो वहां पर एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इस प्रोटेक्शन के लिए जो कोर्टेक्स के सबसे बाहर की परत थी, या हम कहें कि एपिडर्मिस की सबसे अंदर की परत की जो मृदुतकीय कोशिकाएं थी, वो मृदुतकीय कोशिकाएं निर्विभजित होकर कैसी हो जाती है, आपके विभ्जिज्योत की हो जाती है। इस कारण हम कहते हैं कोर कैम्बियम उत्पत्ति में कैसा होता है, कंप्लीटली सेकेंडरी होता है। तो एक कोर कैम्बियम का निर्माण होता है, इसको हमने फेलोजन कहा है। इस कोर कैम्बियम की कोशिकाओं में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और इस पेरिक्लाइनल डिवीजन से एक कोशिका इसके बाहर की तरफ बनती है जिसको हम कोर्क कहते हैं, या क्या कहते हैं, इसको फेलम कहते हैं।
ठीक है। और इनर बनती उसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं या उसको हम फेलोडर्म कहते हैं, और इन तीनों को फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म को मिला के हम क्या कहते हैं, पेरिडर्म हम कहते हैं। ठीक है। तो इस कोर्क का निर्माण, अगर मैं बात करूं क्वार्कस सुबर, जिसके वाणिज्यिक कोर्क की उत्पत्ति होती है, इस क्वार्कस सुबर में इस कोर्क की उत्पत्ति किससे होती है, एपिडर्मिस से होती है। ठीक है। लेकिन मैं बात करूं थूजा ऑक्सीडेंटलिस, जिसको आप मोरपंखी के नाम से जानते हो, इस थूजा ऑक्सीडेंटलिस में इस कोर्क की उत्पत्ति होती है, वो किससे होती है, वो उत्पत्ति होती है आपकी पेरीसाइकल से, उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो ये हमने बात की आपके एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ की हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ से संबंधित कुछ, अब देखो यहां पे एक बात और कर लेते हैं कि जैसे इस कोर्क का निर्माण हुआ, तो जब ये इमेच्योर स्टेज में था, कोर्क की कोशिकाएं जो सबसे बाहर की तरफ उपस्थित है, तो जब ये इमेच्योर स्टेज में था तब इसके ऊपर सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। लेकिन अगर एक ओल्ड स्टेम की हम बात करें, एक पुराने वर्ग के स्टेम की बात करें, तो वहां पर इसमें किसका जमा हो जाता है, सुबेरीन का जमा हो जाता है। और इस सुबेरीन के जमा होने से ये कोशिकाएं कैसी हो जाती है, मृत हो जाती है। और मृत होने के बाद में अब ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, जल व गैसों के लिए क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है। और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स था, उस सेकेंडरी कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न हो जाता है, मतलब बाहर की कोशिकाएं तो पूरी तरह से मृत हो गई। ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि जब बाहर की कोशिकाएं पूरी तरह से मृत हो गई, गैसों के लिए अपारगम्य हो गई, तो अंदर की जो एक कोशिकाएं हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम, जहां पर क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न हो गया है, जो फोटोसिंथेटिक होगा, तो इसके फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी चाहिए, वो कहां से प्रवेश करेगी। ठीक है। तो अभी हम ये बात करेंगे इससे संबंधित, जब लेंटिसेल्स की हम बात करेंगे। तो ये हमने बात की एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ की। अब हम बात करें इससे संबंधित दो संरचनाओं की हम बात करते हैं आज। सबसे पहले हम बात करें जो संबंधित संरचना, इसके अंदर सबसे पहले बार्क, या जिसको आप कहते हो छाल, कि पेड़ की छाल से क्या मतलब है। तो अभी हमने बात की, तो पेड़ की छाल से हम बात कर रहे हैं कि जो पेरीसाइकल से